जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो आज जो हम मेनली आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो स्पेशली आपके जो जॉइनिंग लेटर है उसके बारे में है। जॉइनिंग लेटर पे क्या क्या शर्तें लिखी हुई है दोस्तों, उसको अच्छी तरह भलीभांति पढ़ लें। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो ये मेरे पास एक जॉइनिंग लेटर है, तो इसमें क्या क्या जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है उसको मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा कि उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं। ऊपर मैंने जो आपका रोल नंबर वगैरह वो हाइड कर दिया है, क्योंकि किसी कैंडिडेट की जो जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ सबसे पहले, जैसे ही आपको ऑफर लेटर आएगा तो इस तरह से लिखा ही होगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सीआरपीएफ। जैसे सीआरपीएफ का तो सीआरपीएफ, अगर आईटीबीपी का होगा तो आईटीबीपी लिखा रहेगा। तो इसमें अगला क्या लिखा हुआ आगे देखते हैं। इसमें एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुली क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग 2018। तो जो आपका एक सक्सेसफुली जो मतलब आपका रिजल्ट घोषित किया गया है, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था एसएससी द्वारा 2018 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसमें यू हैव बीन अलॉटेड फॉर एनलिस्टेड इन सीआरपीएफ। आपको जो है वो सीआरपीएफ में चयनित किए गए हैं। अकॉर्डिंगली यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सीआरपीएफ। तो इसके अनुसार आपको जो है वो कांस्टेबल जीडी के पद पर नियुक्त किया गया है। द पोस्ट इज़ प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू। जो आपकी पोस्ट है, जो आपका ये पद है वो अस्थाई है, लेकिन आगे जो आपको कंटिन्यू निरंतर कर दिया जाएगा। तो पैरा 2 में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द पे स्केल ऑफ कांस्टेबल जीडी एज पर 7th CPC lies in the pay matrix third and is RS 21,700 as on date of addition to this you will be entitled dearness allowance, ration money, busing allowance and other allowances entitled to the central government employees from time to time and other allowances benefits as admissible to the CRP पर्सन। तो आपको जो बताएगी कि आपको यहाँ जीडी के पद पर जो आपकी पे स्केल है 7th CPC, ठीक है, 7th सेंट्रल पे कमीशन जो लगा है उसमें पे 3 जो मैट्रिक्स है आपका 21,700 से आपका स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ साथ आपको जो है वो 21,700 के साथ जो आपका बेसिक पे है उसके साथ साथ आपको डीएनएस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, बासिंग अलाउंस भी मिलेगा इसमें साथ में। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो चेंजेस होते रहते हैं उसमें वो भी आपको सीआरपीएफ में भी वैसे ही आपको चेंजेस होते रहेंगे हर साल के बाद या 6-7 साल बाद जो भी उनका पे कमीशन लगता है उस हिसाब से। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अंडर। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। तो पैराग्राफ 3A में लिखा हुआ, द पोस्ट इज कॉम्बिटाइज्ड एंड प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू। जो आपकी पोस्ट है वो अस्थाई है लेकिन आगे निरंतर की जा सकती है। ऑन अपॉइंटमेंट ऑन दिस सेट पोस्ट यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो आपकी जो नियुक्ति है यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी नियुक्ति जो है प्रोबेशन पीरियड पर है 2 साल के लिए, ठीक है। अबर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर कंफर्मेशन योर सर्विस आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग any reason on 1 month's notice during the initial period of 2 years in the accordance with the Central Civil Service Rules 1965। तो यहाँ पर ये बताया हुआ आपको कि जो आपकी जो पोस्ट है वो 2 साल के लिए जो है वो प्रोबेशन पीरियड पर है। अगर आप यहाँ योर सर्विस लाइबल टू टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग। अगर आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं, तो बिना रीज़न के, किसी भी रीज़न के आपको यहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है 2 साल के अंदर अंदर ही। ये जो आपका रूल है 1965 के अनुसार। नेक्स्ट इसमें क्या है, दी अपॉइंटमेंट कैरीज विद द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो ये आपकी नियुक्ति है वो
इंडिया में तो है ही है सर्विस इसकी, लेकिन अगर आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, जैसे यूएन मिशन पे जाते हैं, तो आपकी आउट ऑफ इंडिया भी आपको सर्विस करनी पड़ सकती है। आप ये सोचे कहीं कि नहीं इंडिया में ही है, तो ऐसा नहीं है, आपको बाहर भी भेज सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हो। ऑन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी govern as under CRPF Act 1949, read with the CRPF rules 1955 and the other recruitment rules notified amended from time to time. This joining will be regulated from the date of your joining CRPF. You have to follow rules, order and instruction letter service condition issued by the department from time to time. तो जो आपकी ऑन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइनिंग करने पर यू विल गवर्न अंडर सीआरपीएफ, आप जो है वो सीआरपीएफ की देख रेख में काम करेंगे। एक्ट जो है आपको 1949 के तहत, 1955 के तहत, और जो भी आपको उसके रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो सीआरपीएफ के द्वारा समय समय पर बदले जाते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में, यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग एट एनी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सीआरपीएफ। जो आपको जो बेसिक जो उनकी ट्रेनिंग है उसके थ्रू जो है आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सीआरपीएफ के जो भी संस्थान होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, उसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरगो कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली, योर सर्विस इज लायबल टू बी टर्मिनेटेड। यदि आप जो है उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ भी आप में बाधाएं आती है उस ट्रेनिंग पूरा करने में, तो आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी जा सकती है, निष्कासित कर दी जा सकती है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। ई पैराग्राफ में, इफ़ यू intended to resign from service before completion of 10 years or regular service, you shall be required to refund to the government the total cost of training imparted to you in the force, or sum equal to 3 months pay and allowances received by you prior to the date of your resignation, which is higher। तो इसमें दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ही आपको समझने वाला पॉइंट है कि इफ़ यू इंटेंड टू रिज़ाइन, यदि आप उसे सर्विस को रिज़ाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम रिज़ाइन कर दें सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल पूरे होने से पहले आप उसको छोड़ना चाहते हो सर्विस को, तो सर्विस यू शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, सर्विस जो है आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू यू, जो आप पे ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा आया होगा, ठीक है, जो ट्रेनिंग का जो खर्चा किया है सरकार ने आप पे, वो आपको पूरा वापस करना पड़ेगा। यू इन द फोर्थ द सम इक्वल 3 मंथ्स पे एंड अलाउंसेज, जो और लास्ट में जैसे आप जिस टाइम छोड़ रहे हो, जैसे 5वें साल में छोड़ रहे हैं, तो आपको जो है उस टाइम की 3 साल की जो सैलरी है वो भी आपको देनी, 3 महीने की जो सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 3 मंथ पे अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द प्रायर रेजिग्नेशन। जो रेजिग्नेशन आप दोगे उसमें 3 मंथ की सैलरी जो है वो भी आपको वहाँ पर डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, प्लस जो खर्चा है, जो ट्रेनिंग टाइम का आपका खर्चा हुआ था, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम का जो खर्चा हुआ था वो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफर्ड यू मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड बी सुटेबली फॉर द पोस्ट इन आर रिस्पेक्ट अंडर प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल। तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि आप जो है वो ज्वाइनिंग की जो पूरी एलिजिबिलिटी है उसे अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं, तभी जो है आपको उस पोस्ट पे लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है, द सीआरपीएफ हैज़ नो लायबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिट जर्नी पीरियड फॉर ज्वाइनिंग द फोर्स। जो सीआरपीएफ जो है वो इसका कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती कि आप कोई इंजरी या आपके साथ कोई घटना और दुर्घटना हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रांजिट जर्नी पीरियड फॉर ज्वाइनिंग द फोर्स, उस दौरान जब आप फोर्स ज्वाइन करने आ रहे हैं उसमें अगर आपकी कोई भी दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, उसके लिए सीआरपीएफ जिम्मेवार नहीं होगी। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस said you first will have to undergo basic training on specific period. In case you sustain any injury during the period of basic training and you are declared as permanently incapacitated for service in CRPF, your service will be liable to be terminated at any time without notice. It will be dealt according to CC
एज टेम्प्रेरी सर्विस रूल्स। तो इसमें बोला हुआ कि जो अपॉइंटमेंट है आपकी जो है वो बेसिक जो आपको ट्रेनिंग है उसके थ्रू आपको गुजरना होगा, जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें। इन केस यू सस्टेन एट एनी इंजरी, अगर आपको कोई सी भी तरह प्रकार की कोई भी इंजरी होती है इसमें, तो आपको सीआरपीएफ जो है वो परमानेंटली जो है वो डिवेयर कर सकती है, सेवन निकाल सकती है। योर सर्विस विल बी लाइबल टू टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज विदाउट नोटिस, किसी बिना नोटिस के कारण आपको बाहर निकाला जा सकता है। अगर आपको उनको लगता है कि आप सीआरपीएफ में जो काम करने लायक नहीं है, इस तरह की इंजरी हो जाती है, तो आपको सीधे बिना नोटिस के वो निकाल सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट भी पेज ये है, इसमें नेक्स्ट में ये है आपका दोस्तों, योर सर्विस इज लायबल टू टर्मिनेटेड इट देयर इज प्रीमा फेसिया प्रूफ ऑफ हैविंग इंडल्ज इन एनी माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी तरह के कोई भी एग्जामिनेशन में आप इस तरह से मतलब धोखाधड़ी करते हुए पाए जाते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से बाहर किया जा सकता है। योर ज्वाइनिंग इनिशियली ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल जीडी सब्जेक्ट फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है बोला वो इनिशियली स्टार्ट जो आरंभिक ज्वाइनिंग है आपकी कांस्टेबल जीडी के पद पर, वो अब हर जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उस पर डिपेंड करती है। अगर उसकी क्राइटेरिया जो आप फिल करते हो मेडिकल का, तो भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। द फिटनेस द फाइंडिंग ऑफ इन ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेन पॉइंट है आपका, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, जैसे आपका मेडिकल हुआ, अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपका दोबारा से मेडिकल होगा वहाँ पर। तो वो मेडिकल होता है नॉर्मल, इतना ज़्यादा जैसे आपका पहले हो तो उस तरह से नहीं होगा। ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। अब बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस। इफ़ यू ज्वाइन द सर्विस आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल यू विल बी एग्जामिन्ड बाय सीआरपीएफ मेडिकल ऑफिसर फॉर एनी डिसीज डिफॉर्मिटी दैट माइट हैव अराइजन आफ्टर द रिक्रूटमेंट मेडिकल। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला हुआ है, इस पॉइंट को समझिए कि जो आपका भर्ती बोर्ड ने आपका मेडिकल किया था वो 1 साल का, अगर उस डेट से लेकर अब जब आप ज्वाइन करते तब तक आपका 1 साल हो गया है, तो वो वैलिडिटी जो है वो मेडिकल की ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है, यू विल बी एग्जामिन्ड बाय सीआरपीएफ मेडिकल ऑफिसर फॉर एनी। तो आपको जो है वो सीआरपीएफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपको जो है एग्जामिन किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। डिजीज़, किसी बीमारी का डिफॉर्मिटी, किसी तरह का जो आपको डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं हुई है, दैट माइट हैव अराइजन, जो आगे आके कोई भी बीमारी का कारण बन सकती है, द रिक्रूटमेंट मेडिकल। तो आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल वहाँ पर वो करवाएंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द पे एंड अलाउंसेस बेनिफिट्स एनसीपीएस, जो न्यू पेंशन स्कीम वगैरह है उसके बारे में बताया हुआ है इसमें। और एज ऑफ नाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10% ऑफ योर बेसिक पे एंड डीए पर मंथ टुवार्ड द स्कीम। तो आपको जो बेसिक पे का 10% शायद ट्रेनिंग वगैरह के लिए है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर फॉर द जर्नी फ्रॉम योर होम टाउन टू द प्लेस ज्वाइनिंग। जो आपको किसी भी तरह का रिम्बर्समेंट, जो भी किराया भाड़ा जो है आपको वो नहीं मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग करने आ रहे हो। उसमें कोई सीआरपीएफ उसमें कुछ भी नहीं देगी, आप वो अपने खर्चे पे आना होगा आपको। इन केस यू डोंट रिपोर्ट द स्टिपुलेटेड डेट मेंशन्ड एट पैरा 4 बिलो द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मेड to you will be deemed to have lapsed automatically and correspondence whatsoever on the subject will be entertained। ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए समझने वाला है और ध्यान देने योग्य है। इन केस यदि आप जो आपको यहाँ पर डेट दी गई है इस एडमिट कार्ड पर, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर इस पर जो आपको डेट दी गई है, अगर उस निर्धारित तिथि को आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते, अपॉइंटमेंट मेड यू विल बी डीम्ड टू हैव लेस्ड। अगर उस तिथि से पहले या उस तिथि तक आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो वहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। और नो कोरेस्पॉन्डेंस व्हाट्सओवर
ऑन द सब्जेक्ट विल बी रिटन, और उसके ऊपर आप कोई भी मतलब पत्राचार नहीं किया जाएगा दोबारा। जो आपका ये लेटर है वही फाइनल है, आपको सेकंड लेटर नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए आगे कि ये फाइनल लेटर है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, अगर आपका तुरंत कोई भी लेटर या कुछ भी घर नहीं पहुंचे तो आप संपर्क कर लें। जैसे आपका बीएसएफ में हो तो बीएसएफ हेडक्वार्टर में आप पता कर सकते हैं कि लेटर नहीं आया है, क्योंकि आपको दोबारा से वो नहीं भेजेंगे, सिर्फ एक ही कॉल है। In case of OBC personal appointments provisional and subject to the community certificate being verified through the appropriate authority, verification reveals that the claim of candidates belonging to OBC or not belonging to the creamy layer is false, the service shall be terminated। ये सिंपल से इसमें बताया हो कि क्रीमी लेयर OBC का जो सर्टिफिकेट है, अगर कैंडिडेट उसका फ़ायदा ले रहा है OBC का, अगर लास्ट में वो सही नहीं पाया जाता OBC सर्टिफिकेट का, वहाँ टर्मिनेट हो सकता बंदा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पूरे होने चाहिए। और डिटेल पार्टिकुलर नेक्स्ट ऑफ कैन विद द प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, फिलिंग द वेरियस नॉमिनेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी चाहिए, एज का हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जिस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए हुए वो सब आपको लेकर आने होंगे। इन केस यू फाउंड ineligible suppressing facts at any ground at any time before, during, after selection appointment, your candidature service will be terminated without assigning at it any reason। अगर बोला आप किसी भी तरह का जो है किसी भी मतलब मिसबिहेवियर या फिर किसी भी तरह के सस्पेक्टेड फैक्ट में पाए जाते हो तो आपको, चाहे आपकी नियुक्ति हो गई है या नहीं हुई है, तो भी आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। आप किसी भी मतलब उस कोई भी किसी भी तरह का आप वहाँ पर मिसबिहेव करते हो या किसी भी आपत्ति में फंसते हो तो आपको निकाला जा सकता है वहाँ से। इफ़ यू एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप इस लेटर की जो टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करते हो तो रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, ठीक है, आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। कहाँ पर, जो ये एड्रेस दियो, DIG ग्रुप सेंटर CRP जमशेदपुर एट लोकेशन 106 RF सुंदर नगर जमशेदपुर झारखंड, पिन 8311 ऑन बिफोर 15/3/2021। जो 15 मार्च 2021 से पहले आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है। और क्या क्या मांगा हुआ नीचे डॉक्यूमेंट्स में वो भी बता देते हैं हम आपको। मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, इंटरमीडिएट डिग्री जो भी है, डिप्लोमा वगैरह वो भी ले जा सकते हैं आप। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो अपना फॉर्मेट बना के दिया इन्होंने वही चाहिए इनको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो बना लेना आप। प्री वेरिफिकेशन इंक्लूड विद द ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर फिल्ड बाय द प्रॉपर्ली एंड साइंड बाय द गजेट ऑफिसर। 10 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोकॉपी चाहिए। पासबुक एंड चेकबुक of saving account opening state bank branch in your same with the ATM facility and draw of pay allowances। जो आपकी पे वगैरह आएगी उसके लिए आपसे यहाँ पर SBI का अकाउंट मांगा है। तो जो अब कुछ एक फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। जैसे ये फॉर्मेट है प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का, जो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में, इस पे आप अपना नाम वगैरह भर के और किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा कर ये ले जाएं ज़रूर। आपको कॉल लेटर के साथ आया होगा। इसका जैसे ST का फॉर्मेट है ये, और OBC के लिए होगा इसी तरह का फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ST सर्टिफिकेट आपका, ठीक है दोस्तों। ये था आपका आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।